नमस्कार। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स को हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते ही हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे हेड से जुड़ा हुआ है या हमारे माइंड की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी पर्सनैलिटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेन जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है, डेवलपमेंट का डोमेन जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा डोमेन जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्टेजेस हैं, चाहे वो चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, प्रीनेटल स्टेज है, एडोलेसेंस है, उसमें किस तरीके से एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। इसमें मेनली हम दो मेन हमारे पास ऐसे थ्योरिस्ट हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे या जिनकी थ्योरी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक है पियाजे और दूसरे हैं ब्रूनर। दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अपनी अपनी थ्योरीज में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। दिस इज मी युद्धवीर टंडन। मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिरकार है क्या। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मेंटल प्रोसेस है, एक ऐसी जिससे कि हम ये समझते हैं कि ह्यूमंस कैसे जो है वो एक्वायर करते हैं और नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ उस एक्वायर की हुई नॉलेज की सेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये इंफॉर्मेशन तो ले ली कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई लिटरेट स्टेट है तो वो हमीरपुर है, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ हम कैसे करेंगे। अगर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसको एग्जामिनेशन में जा करके जो है वो सही आंसर मार्क करने में इसका यूज़ करना है। इसके विपरीत अगर हम एक पॉलिसी फ्रेमर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी क्या इंटरवेंशंस रही हैं जिससे यहाँ लिटरेसी रेट इतनी हाई है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में उसको जो है वो हम उसको जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आ गया यूज करना इस इंफॉर्मेशन का और उस इंफॉर्मेशन का सेंस निकालना कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसमें आगे अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन में तो एज द ब्रेन मैच्योर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। हम जानते ही हैं कि ब्रेन जो है वो जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती जाती है ज़्यादा मैच्योर होता जाता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आती जाती है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है ये बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर ये एडवांस होती रहती है मिड 20s तक। यानी कि जो प्री नेटल स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक सुई के नोक से भी छोटा जब हमारा जीवन का प्रारंभ होता है तो वो हमारा शरीर होता है, लेकिन 9 महीने के दौरान ही जो वो प्री नेटल स्टेज है कितना बड़ा उसका आकार जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है वो धीरे 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 कैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस हमारे होते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट होती है इंक्लूडिंग जिसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करते हैं वो, और मेटाकॉग्निशन इसमें आ जाता है। मेटाकॉग्निशन से अभिप्राय है अपनी स्वयं की थिंकिंग के बारे में सोचना। तो यही चीजें यहाँ पर भी रेफर की गई हैं कि बच्चा एक्वायर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और यूज करेगा नॉलेज को। वो उसमें मेमोरी जो है वो शामिल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शामिल होती हैं, अटेंशन और रीजनिंग के साथ साथ लैंग्वेज भी इसमें इन्वॉल्व होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो किस डोमेन का पार्ट है, तो वो कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। हालांकि इस पर जो इन्फ्लुएंस है वो कल्चर और सोसाइटी का ऑब्वियसली होता है, but it is more related with cognitive domain as far as the competitive examination point of view is concerned। उसके बाद है इसमें ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन होता है किस चीज का, हमारे थॉट प्रोसेसेस का, और अगेन उसमें रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग ही शामिल है। इसमें बच्चे की परसेप्शन को हम देखते हैं कि बच्चा परसीव कैसे करता है, फिर परसीव की हुई चीजों के ऊपर उसका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है, क्या वो सोचता है, और उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है पूरे वर्ल्ड अराउंड को लेकर के कैसे डेवलप होती है। इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन को, एकेडमिक लर्निंग को और सोशल इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। जैसे एक बच्चा शेप्स को, कलर्स को रिकॉग्नाइज करता है प्री स्कूल में, फिर वो पजल्स को सॉल्व करता है, फिर वो लॉजिक्स को जो है वो अप्लाई करता है अपनी लाइफ में एडोलेसेंस स्टेज में। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अगर कोई बच्चा शेप्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, पजल सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसकी एज अप्रोप्रिएट जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि वो बच्चा कॉग्निटिवली जो उसका डेवलपमेंट है वो डिलेड
डेवलपमेंट है। तो जीन पियाजे ने कहा भी है कि चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी वेसल्स टू बी फिल्ड बट एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज। जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। अब हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये मानती है कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ये पहले से समाज में उपलब्ध नहीं है। और ये निर्माण कौन करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्योंकि वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान का निर्माण है ये बच्चा स्वयं करता है। अब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? जो इंडिविजुअलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, सोसाइटी को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या सोशल लर्निंग को इग्नोर करते हैं एज फॉर जितना वो कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक और टर्म आती है 17th सेंचुरी में, जॉन लॉक एक फिलोसोफर हुए जिन्होंने टेबुला रासा करके एक टर्म दी, जिसका मतलब है कि खाली स्लेट या कोरा कागज या एम्प्टी वेसल। तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है, जो कि बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट से ज्यादा उनको कनेक्ट किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बिहेवियरिज्म को एकदम से उसका जो ऑपोजिट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव फील्ड जो है वो पियाजे ने दी है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हमारी हेरिडिटी है, हमारे जीन्स हैं, हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट है। इसके बाद एनवायरमेंट, अगेन हेरिडिटी और एनवायरमेंट की इंटरेक्शन ही डेवलपमेंट है, हमने बार बार पढ़ा है डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जहां एक और इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी ओर सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें न्यूट्रिशन, सिमुलेशन और साथ ही साथ एडुकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनवायरमेंट में हमारी सोसाइटी का सोशल एनवायरमेंट भी आ जाएगा, जिसमें पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है, पीयर इन्फ्लुएंस है। कल्चरल एनवायरमेंट भी आ जाएगा, जिसमें लैंग्वेज है, सोसाइटल वैल्यूज हैं और कस्टम्स इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ इमोशनल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें सिक्योर अटैचमेंट और स्ट्रेस लेवल्स की हम बात करते हैं, वो भी इंक्लूड होता है। अब बारी आती है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की। तो पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, अगर आज से हम 10-15-20 साल पहले की बात करें तो जो इनकी थ्योरी थी वही एकमात्र फेमस थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड में, और इन्हीं को ही जो है वो इस क्षेत्र का सर्वे सर्वा माना जाता था, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन टू वर्क ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए जो पियाजे हैं, इन्होंने साइकोलॉजी के नियमों का बच्चों पर सबसे पहली बार प्रयोग किया, बच्चों को स्टडी किया अपनी थ्योरी में। इससे पहले किसी साइकोलॉजिस्ट को इसका श्रेय नहीं जाता। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और इसमें अगर हम आगे चलें तो इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके क्या क्या कॉजेज हैं। अब देखिए यहाँ ये सोचने वाली बात है कि पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है, उन्होंने बच्चे की मोरल डेवलपमेंट पे काम किया। और इनकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमने पढ़ी है, हम जानते हैं, लेकिन वो जो थ्योरी है वो बीच में ही इन्होंने छोड़ दी। दो स्टेजेस इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की दी, और एक स्टेज को इन्होंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन स्टेज का नाम दिया। तो वहां पर इनका इंटरेस्ट मोरल डेवलपमेंट पे खत्म हो गया, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वहीं से इन्होंने काम शुरू किया, और बच्चों की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को, डेवलपमेंटल स्टेजेस को जो है वो स्टडी ही नहीं किया, बल्कि उसको इलेबोरेट किया अपनी बुक में, अपनी स्टडी में। और जिसके कारण अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कारण बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? सबसे इंपॉर्टेंट कारण उन्होंने एज को या हेरिडिटी फैक्टर को माना है। यानी कोई बच्चा अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है तो उसका कारण उसकी एज है। अगर उसकी एज आगे ना बढ़े, उसको बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किसी ना किसी वन और द अनदर रीजन, अगर उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं हो पाती है, हेरिडिटी में उसको वो चीजें नहीं मिली हैं, तो किसी भी पियाजे का ये मानना है कि फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का ही है, क्योंकि वो हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसीलिए जो हेरिडिटी को मानते हैं उन्हें हम इनेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेटिस्ट। तो पियाजे के लिए एक टर्म यूज की जाती है कि पियाजे इनेटिस्ट है। ठीक है, वो इनेट एबिलिटीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ जो पियाजे हैं उन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जेनेटिक वर्ड जो वो हेरिडिटी से आया है, और एपिस्टेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नॉलेज। यानी ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, इसमें यदि किसी का नाम प्रखरता से आता है तो वो जीन पियाजे का नाम आता है। अब हम एक्टिविटी विद फिजिकल वर्ड की बात करते हैं, तो वो उसको जीन पियाजे ने दूसरे नंबर पर स्थान दिया है। यानी पहले नंबर पर पियाजे के लिए एज है, दूसरे नंबर पर फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो बच्चा इंटरेक्शन करता है, एक्टिविटी करता है, उसको वो इंपॉर्टेंस देते हैं। और उससे कम इंपॉर्टेंस यानी थर्ड इंपॉर्टेंस या सबसे कम इंपॉर्टेंस अगर वो किसी चीज को देते हैं तो वो बच्चे के सोशल एक्सपीरियंसेस को देते हैं, जो उसको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। तो हम इससे अब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जीन पियाजे को क्यों जो है वो हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट या इनेटिस्ट कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इन्हीं फैक्टर्स को ज्यादा फोकस करता है, और बाकी के जो दो
फैक्टर्स है उनको रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट मानता है। हालांकि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस उसने फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी को फिर भी दिया है, बट सोशल एक्सपीरियंसेस की जहां तक बात है उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस जो है वो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी है। अब जीन पियाजे ने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस, और अपने खुद के बच्चों पे जीन पियाजे ने ये रिसर्च की है, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को डेवलप होते हुए देखा, उनकी डिफरेंट स्टेजेस को डिफाइन किया, तो वही काम हम यहाँ पर देखेंगे कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दी हुई हैं, और जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एज के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम जो दूसरा फैक्टर है जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पियाजे ने माना है, इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड, उसको हम समझ लेते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या बोला है कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना, ये इसको उन्होंने इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस माना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होती है? जब बच्चा इस प्रोसेस से गुजरता है जिसका नाम है इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलनीकरण। अब इक्विलिब्रेशन को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, या यूं कहें कि ये जो एक इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस है, ये शुरू या इस पॉइंट ऑफ जर्नी से होता है। ये पॉइंट ऑफ जर्नी जो स्टार्ट की है, और इसकी जो एंड है वो यहाँ पर होता है। यानी डिस इक्विलिब्रियम में बच्चा अपने अपने फिजिकल वर्ल्ड में अमूमन अपने आप को पाता है, असंतुलन की स्थिति में पाता है, और फिर असंतुलन से जब वो संतुलन की ओर ट्रैवल करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है इक्विलिब्रियम में, उसको जो है वो मानता है कि अब उसने इक्विलिब्रेशन प्राप्त कर लिया है। ये पूरा दोनों प्रोसेस, ये दोनों उसके दो सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। कोई भी सिचुएशन आएगी, बच्चा डिस इक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर वो इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस के से होते हुए इक्विलिब्रियम तक आएगा। अब ये है क्या? देखिए, डिस इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बच्चा कंफ्यूज्ड है, बच्चे को कोई ना कोई कंफ्यूजन है एज फार एज इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न। अपने जो संज्ञानात्मक विकास को लेकर के बच्चे में कोई ना कोई यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंफ्यूज हो रहा है। फिर उसी समय पर जो है वो बैलेंस की ओर जब आ जाता है, उसको कुछ ना कुछ समझ आ जाता है, तब जो है वो इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है, जो पूरा हो जाता है। अब इक्विलिब्रेशन में दो मेन चीजें उन्होंने बताई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से थे, उसको समझने से पहले हमें स्कीमा को समझना है। देखिए, स्कीमा क्या है? स्कीमा बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज है। हमारे दिमाग में किसी भी चीज की जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, वो कैसे मतलब स्टोर होते हैं? वो इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा स्टोर होते हैं। स्कीमा छोटे छोटे जंक्स हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि वो स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैट है, तो कैट को लेकर के हमारे दिमाग में कंसेप्ट है जो कि स्कीमा के रूप में स्टोर हो गया है। जो कैट की पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है, या कैट को लेकर के जो आवाज आती है, जो हमारे दिमाग में एक फोनिक जो इसकी एक इमेज बनी हुई है, वो भी स्कीमा है। जो विजुअल इमेज है वो भी स्कीमा है। तो ये स्कीमा बेसिकली कुछ नहीं है। अगर हम अभी अपनी आंखें बंद करें और अपनी माँ के बारे में सोचें, तो माँ को सोचने के बाद जो भी हमारे दिमाग में चीज आएगी वो हमारा स्कीमा है। बस सिंपल सी बात है। अब इसके बाद स्कीमा को समझने के बाद मैं इक्विलिब्रेशन पे दोबारा आता हूं। इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। पहली है अडेप्टेशन और दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अडेप्टेशन वर्ड का हम अक्सर यूज करते हैं। अडेप्ट करना है अपने आप को। समाज में कोई भी चीज जब हमें डिस इक्विलिब्रियम में लेकर के जाएगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अडेप्ट करना है। अडेप्टेशन इसको जीन पियाजे ने कहा है। और उसके साथ साथ हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई रूम है, उस रूम में यदि मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आता है, और कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं, छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है और सारा सामान बिखर जाता है, ठीक है, या चोर आते हैं और बिखेर के चले जाते हैं, उनके काम की चीज मिलती नहीं है, तो क्या हो गया? अब दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा दोबारा से सारा सामान जो है ना, कि अब चलो जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, और दूसरा हमें उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली स्कीमा जो हमारे दिमाग में होता है, तो जैसे ही हम डिस इक्विलिब्रियम में जाते हैं, कोई नई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो स्कीमा क्या हो जाता है? वो डिस इक्विलिब्रियम में चला जाता है, कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। तो उस समय हमें अडेप्टेशन भी करनी पड़ती है और ऑर्गेनाइज भी उस चीज को करना पड़ता है। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। लेकिन अडेप्टेशन अगेन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसे फिर से पियाजे ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है एसिमिलेशन और दूसरा पार्ट है हमारा एकोमोडेशन। अब देखिए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में एकोमोडेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो वो पियाजे ने दी है। एकोमोडेट करने का अभिप्राय ये है कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक कैट का एग्जांपल मैंने यहाँ पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, इसका अब काम आया, अब काम यहाँ पर आएगा। एक बच्चे ने अपने एनवायरनमेंट में या अपने घर में एक बिल्ली आते हुए देखी। अब जब बच्चे ने उस बिल्ली को देखा, तो पहले तो वो उसके पास जाएगा क्यूरियोसिटी से, फिर उसकी मदर उसको समझाएगी कि बच्चे ये कैट है, बिल्ली है, ये काट सकती है, या ये बहुत प्यारी है। जो भी कंसेप्ट उस बच्चे को दिया जाएगा वो उसका स्कीमा बन गया।
अब उसने क्या किया, उसके घर में एक दिन मान लीजिए, या उसने अपने आंगन में एक दिन क्या देखा, छोटा सा डॉग देख लिया, ठीक है, छोटा सा डॉग का बेबी देख लिया। उसको, अब उसको देखने के बाद वो अगेन सोचेगा कि ये भी एक बिल्ली है, तो वो उसी तरीके का स्कीमा उसमें बनेगा। हो सकता है अगर उसको प्यार करना सिखाया गया बिल्ली से, तो वो जाके प्यार करने लगेगा, या फिर अगर उसको दूर रहने की सलाह दी गई है तो वो दूर रहेगा। फिर उसके मदर बताएंगे कि बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये म्याऊ नहीं है। हो सकता है उसको देख के वो म्याऊ म्याऊ करे, क्योंकि उसको बताया गया है कि बिल्ली म्याऊ करती है। तो अब उसको बताया जाएगा कि भाई ये बिल्ली जो है ये म्याऊं करती है, लेकिन जो कैट डॉग है दूसरी ओर, वो क्या है, वो आपका म्याऊं नहीं करता है, वो भौं भौं करता है। उसके भी चार पैर होते हैं, उसकी भी पूंछ होती है, बट वो डिफरेंट है। तो अब क्या हो गया, उसका स्कीमा डिस्टर्ब हो गया, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया बच्चा। उसने पहले तो स्कीमा बना लिया था बिल्ली का, लेकिन अब जब डिसइक्विलिब्रियम में आया तो उसको अडेप्टेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यानी कि उसको या तो अपने स्कीमा को नए सिरे से स्कीमा बनाना पड़ेगा कुत्ते का, या पहले के स्कीमा में ही जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब अगर तो नया स्कीमा बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और अगर पहले के एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही कुछ छोटा मोटा हेरफेर करना है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए, अब एकोमोडेशन का एग्जांपल तो आपने देख लिया, बिल्ली के स्कीमा के बाद कुत्ते का स्कीमा बनाना, ये नया स्कीमा बनाना पड़ रहा है, एक कुत्ते का स्कीमा है। अब कुत्ता उसने छोटा सा देखा, एक दिन उसने देखा अलग अलग वैरायटी के कुत्ते आ रहे हैं, कोई कौन सी ब्रीड का है, कोई कौन सी ब्रीड का है, कोई बहुत खूंखार है, कोई बड़ा ही प्यारा है, कोई बिल्कुल नहीं भौंकता, कोई बहुत ज्यादा भौंकता है। तो उसको उसमें सिर्फ एसिमिलेशन करनी है कि हाँ ये सारे डॉग्स ही हैं, कुत्ते ही हैं, लेकिन इनका जो ब्रीड है वो डिफरेंट है। तो ये एसिमिलेशन है, इसमें कोई नया स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ गई। तो ये अगर प्रोसेस हमें समझ में आ गया तो हमें प्याजे समझ में आ गए। सिंपल सी बात इसमें ये है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और इनकी स्टेजेस, जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था ना, इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड, ये इंटरेक्शन है फिजिकल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाना, स्कीमा बनना, अडेप्टेशन करना, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब एज की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसमें इन्होंने अपनी जो बच्चे की डेवलपमेंट्स हैं उसको चार स्टेजेस में बांटा है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए ये सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है, जिसको इन्फेंसी भी कहा जाता है, 0 से 2 साल तक की स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है, बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो एंड हो जाते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन, हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेज का हमें समझना क्या है। देखिए हमें ये देखना है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें बच्चा क्या सीखता है और क्या उसको बच्चे को नहीं आता है। या तो आप ये सीख लो कि क्या क्या आता है, या ये सीख लो क्या नहीं आता है, एक ही बात है। या दोनों में से थोड़ा थोड़ा सीख लो, या आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है कि उस स्टेज का पर्टिकुलर नाम क्यों पड़ा है। तो देखिए ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, ये देखिए इस उम्र का बच्चा क्या बात कर सकता है, नहीं, ये सिर्फ रोएगा। क्या लैंग्वेज है इस बच्चे के पास, नहीं है। कहाँ है इस बच्चे के पास लैंग्वेज। तो ये बच्चा कैसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी सेंसेस से लेता है। मतलब जब वो उसके हाथ में मिल्क बॉटल आती है तो वो टच करके उस मिल्क को जब वो टेस्ट करता है या उसको जब सक करता है, तो वो सेंसेस से समझ रहा है कि उसकी फीडिंग शुरू हो गई है। और जब भूख लगती है तो क्या करता है, जो उसकी थोड़ी बहुत मोटर स्किल्स डेवलप हुई हैं उसकी टंग की, यानी कि वो जो क्राइंग जो उसको आ गई है, रोना जो उसको आ गया, उससे वो अपनी एक्सप्रेशन करेगा। तो इसीलिए इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज है। अब देखिए इसमें क्या क्या बच्चे का क्या चीजें खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बोले रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे मैं अगर अपने बच्चे का भी एग्जांपल दूं, तो जब वो छोटा था, बिल्कुल न्यू बॉर्न था, तो उसके हाथ में हम अगर उंगली रखते थे, जब उसका हथेली खुली होती थी, तो एकदम से वो हथेली बंद कर लेता था। वो क्या था, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर बच्चा जो है वो बहुत तेजी से अपनी पलकें झपकाता है, ठीक है। या फिर बच्चा जो है वो बिल्कुल से अपनी आंखों को बहुत ज्यादा पुतलियों को सिकोड़ लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट इंटेंडेड एक्शंस, दे आर रिफ्लेक्स एक्शंस। इसके साथ साथ सेंसरी एक्सप्लोरेशन इसकी एक फीचर है। सेंसरी एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे को यदि मान लीजिए माँ की याद आ रही है, या बच्चा माँ की कमी महसूस कर रहा है, तो बच्चा कैसे रोएगा और फिर कैसे पता लगेगा कि माँ आ गई उसकी, ठीक है। तो वो कैसे, या तो देख के, या टच करके, या उसको फील करके जो है वो उसको सेंसेस से ही एक्सप्लोर करेगा कि ये मेरी माँ है, या मेरे पापा है, या मेरी दादी है, ये कौन है। अब इसमें क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शंस एंड होते हैं, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू हो जाता है। मतलब इसमें जो बच्चा है सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक, नॉट एट द बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि जीरो जीरो डे का जो बच्चा है या 2-3 दिन का बच्चा ऐसा करेगा। ये 0 से 2 साल का प्रोसेस है। तो 2 साल तक पहुंचते पहुंचते जो बच्चा है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू कर देगा। पहले जो बच्चा हथेली पर उंगली रखते हथेली बंद कर देता था, अब अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो हथेली को खुला रखेगा।
ठीक है, सड़क में चलते चलते अगर आप उसको बोलेंगे बेटा उंगली पकड़ो, क्योंकि 2 साल का बच्चा अमूमन चलना शुरू कर देता है, तो अगर उसका इच्छा होगी तो वो उंगली पकड़े पकड़ के चलेगा, नहीं तो बार बार उंगली आप नहीं छुड़ाएगा। वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसका, वो जानबूझ के ऑटोनॉमी चाह रहा है, वो अकेला चलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा करेगा। अब देखिए इसमें डेफर्ड इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफर्ड इमिटेशन, हम ये क्यों बोलते हैं कि छोटे बच्चों के सामने भी गलत काम नहीं करना है, या अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, या उसके सामने कभी झगड़ना नहीं चाहिए, घर में माहौल बिल्कुल साफ रखना चाहिए, बिकॉज बच्चों में डेफर्ड इमिटेशन डेवलप हो गई होती है एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि डेफर्ड का मतलब ऐसी इमिटेशन है जो बच्चा उस समय एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन उसके दिमाग में वो आ गई और बाद में उसको वो एक्सप्रेशन उसका करेगा। तो डेफर्ड इमिटेशन को यहाँ समझना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि यहीं से ही मेमोरी का कंसेप्ट बच्चे में आ जाता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक बच्चे में मेमोरी आ जाती है। और मेमोरी आ जाती है तो उसको में ऑब्जेक्ट पर परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभिप्राय क्या है कि छोटा बच्चा जब होता है, मान लीजिए यदि वो जिद कर रहा है, उसके पास आपने एक रैटल दे दिया, झुंझुना दे दिया, और उसके बाद अगर मान आपको लग रहा है कि वो उससे अपने आप को हिट कर रहा है, उसको हार्मफुल हो सकता है, तो आप उससे वो झुंझुना ले लेते हैं, तो बच्चा भूल जाता है झुंझुना कहाँ गया, उसको याद ही नहीं होती कि झुंझुना था भी, मेमोरी नहीं हुई ना डेवलप। और जैसे ही मेमोरी डेवलप हो गई तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई। फिर उसके बाद ये बच्चे की कार है, कोई उससे वो खेल रहा है, अगर वो उसके सामने भी नहीं है तब भी मांगेगा मम्मा कार कहाँ है, पापा कार कहाँ है, या मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है। तो वो एक दूसरे वो डिमांड करना शुरू कर देता है। वो समझता है कि कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट अगर उसकी आंखों से हटा भी दिया गया तब भी वो एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें जो है वो आ जाती है। अब दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें प्याजे की, तो दूसरी स्टेज में जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा गया है। अब अगेन इसका नाम अगर हम समझने की कोशिश करें, प्री मतलब पहले, अब ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर लॉजिक से है। ठीक है, कि बच्चा लॉजिक थिंकिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई, तो प्री लॉजिक स्टेज है, 2 से 7 साल तक ये चलेगी। अब इसमें देखिए अगर लॉजिक नहीं है बच्चे में तो इलॉजिकल थिंकिंग है, और इलॉजिकल थिंकिंग को बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है वो बच्चे में होती है, यानी इलॉजिकल रीजनिंग बच्चा करता है। अगर आप बच्चों से किसी चीज का लॉजिक पूछोगे तो वो बोलेंगे तो जरूर, लेकिन उस लॉजिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, तो वो इलॉजिक लॉजिक होगा। तो ये एक पहली इसमें इसकी विशेषता है। एनिमिज्म है, जैसे ये देखिए, एनिमिज्म क्या है कि बच्चे को, जैसे मान लीजिए बच्चा नीचे गिरता है तो रोता रहता है, उसको जब तक तब तक चुप नहीं होता जब तक जिस वजह से उसको लगी है, अगर चींटी ने उसको काटा है तो वो बोलेगा कि चींटी को मारो। लेकिन अगर उसको किसी चेयर ने जो है वो ठोकर लगाई है तो वो क्या करेगा, बोलेगा इस चेयर को मारो, क्योंकि उसको लगेगा कि चेयर को दर्द होगी, इसने मुझे मारी है। तो ये एनिमिज्म है। मतलब जो लाइव ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, इनको भी वो सोचता है कि इनमें जान है। ठीक है, तो ये एक लाइव ऑब्जेक्ट का एक इसमें बच्चे में फीलिंग जो है वो रहती है। अब इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। अब इसका एक्सपेरिमेंट पियाजे ने खुद अपने बच्चे के साथ किया। उसने क्या किया, उसका बच्चा आमतौर पे स्कूल वैन में या स्कूल टैक्सी में जो है वो घर से स्कूल जाता था, लेकिन एक दिन वो अपने बच्चे को पैदल, जानबूझ के उसने लेट करा दिया अपने बच्चे को और पैदल लेके गया। अब जो वो लेके गया तो रास्ता तो बच्चे को पता चल गया, पर कौन सा रास्ता पता चला, स्कूल जाने का। अब जब बच्चे से पूछा गया कि क्या आप वापस घर आ जाओगे, तो बच्चे ने कहा नहीं, क्योंकि मुझे आने का रास्ता पता है, लेकिन वापस स्कूल से घर कैसे मैं जाऊंगा वो रास्ता मुझे पता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में ये कंसेप्ट होता है इरिवर्सिबिलिटी का, यानी बच्चे को ये तो पता है कि जाने का रास्ता क्या, आने का उसको पता नहीं होता। सिंबॉलिक थिंकिंग जो बच्चे में डेवलप होती है इस स्टेज में, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में आता है। अब ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि इस उम्र के बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ बाकी भी वैसा ही सोच रहे हैं। वो ये मान लीजिए कोई बच्चा यदि बार बार बोल रहा है कि मैंने, जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं, वो बार बार घूमना बड़ा पसंद करता है, उसको यदि आप वॉक पे लेके जाओ बड़ा खुश होता है, वो बार बार बोलता है पापा वॉक पे जाना है, या मैंने चक्कर लगाने जाना है, वॉक करना है, वॉक करना है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे वॉक करना अच्छा लगता है तो सभी को वॉक करना अच्छा लगता है। वो ये नहीं समझता कि शायद पापा अभी थके हैं, या मम्मी का अभी और काम है मम्मी को, या उसको आप एक बार वॉक करवा के भी ले आओ फिर भी वो बार बार बोलता रहेगा वॉक करनी है, वॉक करनी है, वॉक करनी है। तो रीजन बीइंग उसमें ईगोसेंट्रिज्म है। वो समझता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बाकी भी सोच रहे हैं। इमेजिनेशन इस उम्र में बच्चे में बहुत ज्यादा हो जाती है। बच्चे में यदि उसको कहानियां सुनना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, और तरह तरह की कहानियां, जैसे अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, एग्जाम्पल बार बार मैं दे रहा हूं, तो वो बार बार मुझे बोलता रहता है कि पापा डॉग की कहानी सुनाओ, कैट की कहानी सुनाओ, घोड़े की कहानी सुनाओ, गाय की कहानी सुनाओ। तो दो दो लाइन्स की कहानी हम उसको सुनाते हैं कि एक बार एक घोड़ा था, उसने ऐसे किया और उसके साथ ऐसा हो गया। तो बच्चा बोलता है अच्छा,
ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे बच्चे को कई बार बच्चे को हार्मफुल सिचुएशंस में बच्चा ना पड़े, उसके लिए रोकने के लिए बच्चे में डर भी होना ज़रूरी है। अब पता नहीं साइकोलॉजिकली ये कितना सही है या गलत है, बट प्रैक्टिकली हमें ये करना पड़ता है। हम सभी पेरेंट्स ये करते हैं। तो इन अवर पहाड़ी कल्चर, या अगर मैं अपने विशेषकर चंबा की बात करूँ, तो हम बच्चे को डराते हैं कि अगर आप मानोगे नहीं तो घोघड़ आ जाएगा। ठीक है? तो ये एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है जो बच्चे को मतलब हार्मफुल सिचुएशन में बच्चे को रोकने के लिए काम आता है। यदि बच्चा दौड़ दौड़ के जा रहा है और सड़क के साथ, जैसे हमारा घर है, हमें पता है कि अगर आगे जाएगा तो हार्मफुल हो सकता है, तो हम बोलते हैं बच्चे आगे घोगड़ है, तो बच्चे में इमेजिनेशन डेवलप होगी है, पता नहीं क्या समझता है वो घोगड़ से, वो क्या है, एक भूत किस तरह से, उसकी फिजिकल इमेज क्या है, भौतिक उसका स्वरूप क्या है, वो बच्चा ही समझता है। लेकिन हमें हमें इतना पता चल जाता है कि बच्चे ने इमेजिन कर लिया है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उसके लिए हार्मफुल है, सड़क में जाने से उसको रोक देती है। तो ये एक एक कैरेक्टर किसकी है, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो आप देखिए 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, सारी इलॉजिकल चीजें हैं। ट्रांसडिडक्टिव रीजनिंग इलॉजिकल, एनिमिज्म का कोई लॉजिक नहीं है, इवर्सिबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है, अगर जाना आ रहा है तो आना भी तो आना चाहिए, रास्ता तो सेम है। सिंबॉलिक थिंकिंग है, इकोसेंट्रिज्म का कोई लॉजिक नहीं है, भाई सब मैं जैसा सोच रहा हूँ सभी वैसा थोड़ी सोचेंगे। इमेजिनेशन का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये चीजें डेवलप जो है वो इसमें हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें पियाजे की कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी की थर्ड स्टेज की, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। तो अगेन कंक्रीट का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, कंक्रीट का मतलब यहाँ पर आ गया कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ऑपरेशनल मतलब लॉजिक, ऐसे चीजों पर बच्चे का लॉजिक चलता है जो कंक्रीट चीजें हों, जैसे लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाती है कंक्रीट इवेंट्स को लेकर के। ठीक है, अब हमें पहले कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को समझना है। देखिए जैसे ये है ना, इसमें यदि हम बात करें, इस तरफ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट मैंने चीजें लिखी हैं, और इस तरफ जो कंक्रीट है, जैसे पोनी है, गर्ल है, बुक है, कार है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं आपको और बताऊं, तो ट्री जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ट्री ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर पिक्चर है उसकी इंसर्ट किया हुआ है। कार का पिक्चर है, पोनी का जो है वो यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, टेल है ना उसका। अब गर्ल यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, हम तो इसको इमेजिन कर पा रहे हैं एक लड़की के रूप में, लेकिन बच्चा नहीं कर पाएगा। बच्चे के लिए गर्ल को इमेजिन करना मुश्किल है। ठीक है, बुक बच्चे को इमेजिन करना मुश्किल है जब तक उसके सामने नहीं आएगी। तो इसीलिए जो ये प्री स्कूल एज है, इसमें पिक्चर्स से बच्चों को सिखाया जाता है, फ्लैश कार्ड से बच्चों को सिखाया जाता है। स्टोरी बुक्स भी कैसी होती हैं, जिसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स हो, बहुत कम लिखा हो या बिल्कुल भी नहीं लिखा हो तब भी चल पड़ता है, बच्चा स्टोरी से इमेजिनेशन क्योंकि उसकी डेवलप हो चुकी है। अब उसको सिर्फ क्या चाहिए, कंक्रीट चीजें चाहिए, और वो इमेजिन करता जाएगा करता जाएगा। उसके लिए ट्रस्ट का, हैप्पीनेस का, नॉलेज का, हेल्थ का, लव का कंसेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि पापा से प्यार करो, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको एक जप्फी दे देगा। ठीक है, बस उसके लिए वही प्यार है। लेकिन अब अगर प्यार का मतलब, तो आप हम बड़े बड़े लोग समझते हैं ना कि प्यार के कितने सारे डायमेंशन और क्या उसका मतलब है, कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है प्यार में, ये बच्चे को नहीं पता। बच्चे को बस अगर उसने हमें एक जप्फी दे दी, मतलब उसका प्यार खत्म हो गया। ज्यादा कई बार हम बच्चे से पूछते हैं कितना प्यार करते हैं, हम पहले हम खुद ही सिखाते हैं कि इतना, दोनों बाजुएं खोल के दिखा देंगे हम, और बच्चा भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। तो वो एक कंक्रीट चीजें हैं, बच्चों को बताना पड़ता है कितना, अदरवाइज बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बच्चे की बात करूं, तो जैसे मैं अपने बच्चे से जब पहले पूछता था आप कितना प्यार करते हो, तो वो बोलता था 2। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल थिंकिंग है, क्योंकि वो भी 2 साल की एज में है। ठीक है, 7 से 11 साल की एज की जो मेरी अभी बेटी है, उसको यदि मैं पूछूं कि आप कितना प्यार करते हो, तो वो जो मुझे जब भी देगी वो जोर से देगी और बोलेगी इतना ज्यादा, या फिर बोलेगी बहुत ज्यादा। मतलब वो एक्सप्रेस कर पा रही है, इमेजिनेशन है उसके अंदर, वो इमेजिन कर पा रही है कि मुझे कितना ज्यादा प्यार है। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो कंजर्वेशन की इसमें आ जाती है। अब कंजर्वेशन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, और शायद ही इससे बढ़िया एग्जांपल कोई हो। ये प्याजे का भी क्लासिकल एग्जांपल है। उसने क्या किया, एक बच्चे के सामने 2 बराबर गिलासेस में बराबर पानी डाला। फिर उसने क्या किया, एक ऐसा गिलास लिया जिसकी लंबाई तो बहुत थी लेकिन चौड़ाई कुछ नहीं थी, और एक वैसा ही गिलास रहने दिया जैसा पहले था, और उसी के सामने जो है वो दूसरे गिलास से उसमें पानी डाला। अब उसको बताया गया कि आप इसमें से किसको चूज करोगे, तो बच्चे ने जो है वो लंबे वाले को चूज किया। क्यों, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और इसमें पानी ज्यादा है, जबकि उसके सामने ही पानी का सारा एक्सपेरिमेंट ये हुआ है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, यानी ये बच्चे में कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। कब, इस पर्टिकुलर एज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इससे पहले बच्चे में ये जो लॉजिक है ये बच्चे में डेवलप नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी बच्चे में आ जाती है, वही पहले वो घर बोला था ना उसने कि मैं स्कूल से घर नहीं आ सकता, अब बच्चा आ सकता है। कॉज एंड इफेक्ट बच्चा समझता है कि किसी चीज का कोई ना कोई कारण है। क्लासिफिकेशन बच्चा कर लेता है, सीरीजन बच्चा कर लेता है। ट्रांसिटिविटी,
इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए आपने बच्चे को बोल दिया ए जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से छोटा है, तो बताइए ए और सी के बीच का क्या रिलेशनशिप है। अब इसमें आप देख सकते हैं ए और बी का रिलेशनशिप दिया है, सी और बी का दिया है, लेकिन ए और सी का नहीं दिया है। तो जो इस स्टेज का बच्चा है वो ए और सी का रिलेशनशिप अपने आप ही निकाल लेगा, ए और बी और सी और बी के रिलेशनशिप को देख के। तो ये जो है ये इस स्टेज की खासियत है, इस स्टेज की हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं। अब इसकी जो लास्ट स्टेज पियाजे ने दी है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये जो स्टेज है ये 12 वर्ष से आगे जो है वो चलती है, और पियाजे के अनुसार हर कोई जो इंडिविजुअल है वो इसी स्टेज में हमेशा रहता है, इससे आगे कोई डेवलपमेंट की स्टेज उन्होंने नहीं दी है। और पियाजे ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है कि जब बच्चा अपनी कंक्रीट सॉरी दूसरी स्टेज में होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, तो वो एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता है, अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक आते आते जो बच्चा है वो एक कंप्लीट साइंटिस्ट बन जाता है, और कंप्लीट साइंटिस्ट चूंकि वो बन जाता है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जैसे पीछे हमने देखा ना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है और कंक्रीट थिंकिंग क्या है। अब बच्चा सोच के जो चीज उसके सामने नहीं भी, अगर आप उसको बोलोगे 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को कि हमें जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, तो वो समझ पाएगा कि माँ से प्यार करने से क्या मतलब है और जीव जंतुओं से प्यार करने से क्या मतलब है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ जाएगी, प्यार के डिफरेंट डायमेंशंस को वो समझेगा। फिर वो डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में आ जाएगी। देखिए अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग उसे कहा जाता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर जनरल स्टेटमेंट से जो है वो कंक्लूजन्स निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग का जो ज्यादा प्रयोग है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में ज्यादा होता है। हमें एक नियम दे दिया गया है कि मान लीजिए जो जितने भी आपके जैसे हम न्यूटन का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जितनी भी चीजें हैं ग्रेविटी की वजह से वो धरती से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे को ही आएंगी, ये नियम है। अब बच्चा इसको समझ पाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग का क्या क्या वो कभी डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि इंडक्टिव रीजनिंग तो एक बच्चे में जन्म से ही होती है, और जन्म से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के सहारे ही अपनी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, उसको समझता है, देखता परखता और जांचता है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग इस उम्र में आती है। तो बच्चे में क्योंकि पहले इंडक्टिव रीजनिंग आती है, तो 12 से पहले यानी प्राइमरी स्कूल्स में इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पर, इंडक्टिव थिंकिंग के बेसिस पर ही सारे के सारे टास्क और कंसेप्ट करवाए जाने की जो वकालत जीन पियाजे ने की है, और अदर साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी की है। और डिडक्टिव रीजनिंग का जो है ये 12 वर्ष के बाद ही इसको जो है परफॉर्म किया जाना चाहिए बच्चों के साथ। अब देखिए क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो वो हाइपोथेसिस बनाएगा, है ना। साइंस से इसको आप रिलेट कर सकते हो। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जैसे कि अगर आप बच्चे से पूछोगे कोई ऐसा कोई मान लो प्रश्न जिसका उसको उत्तर नहीं भी पता है, तो वो हाइपोथेसिस बनाएगा उसके बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों से पूछोगे कि इस उम्र के बच्चों से कि भाई हर एक चीज जो है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, तो बच्चा हाइपोथेसिस बनाएगा इस उम्र में। वो या तो वो ये बोलेगा कि कोई हो सकता है ऊपर से जो इसको धक्का देता है, या कोई ऐसी चीज है जिसको ऊपर नहीं जाने देती, या हमारा जोर कम है, हम ज्यादा जोर से फेंक नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है जो बच्चा बनाएगा कब, इस पर्टिकुलर स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज का नाम ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। यानी कि इसमें फॉर्मल लॉजिक जो है बच्चे का, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है बच्चे का वो स्टार्ट हो जाता है। अब एडोलेसेंस इकोसेंट्रिज्म इसमें बच्चे में आ जाता है। जो पहले वाला इकोसेंट्रिज्म है वो अलग है, उसमें बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। लेकिन इस इकोसेंट्रिज्म में बच्चा क्या सोचता है कि हम ही सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। जो पीछे वाला इकोसेंट्रिज्म था, जो पिछली स्टेज में हमने पढ़ा था, उस इकोसेंट्रिज्म में बच्चा दूसरे के व्यू पॉइंट को गलत नहीं मानता, वो कहता है कि मेरा व्यू पॉइंट ही सबका व्यू पॉइंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज में जो बच्चा है वो ये समझता है कि मैं सही हूं, बाकी सारे गलत हैं। तभी हम इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहते हैं, स्टैनले हॉल ने कहा है। तभी इस स्टेज को जो है वो क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज बच्चे की डेवलपमेंट में कहा गया है। पबर्टी इसमें आती है, स्पर्ट ग्रोथ इसमें आती है, ठीक है, फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस इसमें आते हैं, इमोशनल अपहीवल्स इसमें आते हैं। यही कारण है इस सारी चीजों का। अब देखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव की अगर हम बात करें ना, तो डिडक्टिव में पहले आइडिया आता है, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा और कंक्लूजन निकालता है। और इंडक्टिव जो कि बचपन से होती है उसमें ऑब्जर्व कर करके बच्चा एनालिसिस करता है और फिर थ्योरी पे आता है। तो ये एक इसका जो है वो लॉजिक है। अब अगर मैं एक बात करूं जो यहाँ
एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म जो है वो बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज से बढ़ता 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 यहाँ एडोलेसेंट स्टेज में इतना पहुंच जाता है और उसके बाद फिर नीचे कम हो जाता है। यानी क्या करेगा, एक छोटे बच्चे को जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, उस बच्चे को की तुलना में जो ईगोसेंट्रिज्म है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, इस वाली तुलना में होता है। और इस ईगोसेंट्रिज्म में जो प्री ऑपरेशनल में है और इस ईगोसेंट्रिज्म में एक डिफरेंस ये भी है कि इसमें बच्चा जो प्री ऑपरेशनल में बच्चा मानता है कि मेरा व्यू पॉइंट सबका व्यू पॉइंट है, और इसमें मानता है कि मेरा व्यू पॉइंट जो है वो सही व्यू पॉइंट है और बाकियों का जो है वो गलत है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। और इसका आप एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक जो बच्चा है वो इस पर्टिकुलर स्टेज का है, फॉर्मल जो हमारी ये कंक्रीट या प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, और एक एडोलेसेंट स्टेज का बच्चा है या फॉर्मल स्टेज का बच्चा है, उन दोनों को ही, और एक बुजुर्ग है कोई, वो उल्टे जूते डाल के या एक अलग कलर का जूता एक अलग कलर का जूता डाल करके पूरे बाजार में घूम के आएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है वो इसको कंसर्न जो शो करेगा वो ये इस स्टेज वाला करेगा। वो बोलेगा यार सभी मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे, सभी मुझे ही देख रहे होंगे, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी कहती है कि इस स्टेज का बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस में है, रोल कंफ्यूजन में है, तो उसे लगेगा मेरी तो आइडेंटिटी खराब हो गई, मेरे को तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन इसके विपरीत यहाँ वाला जो बच्चा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इस ग्राफ की सहायता से हम इस कंसेप्ट को जो है वो इसमें एक्सप्लेन फर्दर कर सकते हैं। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नटशेल में। इसको आप देख सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज सेंसिस से ही करेगा, प्री ऑपरेशनल यानी कोई लॉजिक नहीं है बच्चे के पास, ठीक है, ये सेंसिस से कर रहा है। प्री मतलब बच्चा सिर्फ लिटिल साइंटिस्ट है अभी तक, देखिए प्री ऑपरेशनल में लिटिल साइंटिस्ट हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, हाथ में क्या पकड़ लिया कोई पता नहीं, अदरवाइज बड़ा बच्चा कोई होगा वो इसको हाथ में नहीं पकड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल, घोंगा है, ये हाथ में पकड़ा हुआ है, वो एक्सप्लोर कर रहा है। छोटे बच्चे के सामने सांप भी आ जाएगा उसको हाथ लगा देगा, ठीक है। इसका कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा देखिए कंक्रीट चीजों को तराजू पे तोड़ रहा है, मतलब उसको ऐसे बोलेंगे कि कौन भारा है कौन हल्का है तो उसको पता नहीं चलेगा, तोल के ही पता लगाएगा, या फिर वो गैस कर पाएगा, अंदाजा लगा पाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा देखिए किस तरीके से बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है वो आगे बढ़ता है और उसकी डेवलपमेंट आगे होती है। ये है प्याजे की थ्योरी। इसका यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल आपके लिए बनाया है जिसमें एक और स्टेजेस हैं, फिर एजेस लिखी हुई हैं, और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर जो है वो नटशेल में कंपाइल करके रखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, तो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन क्या है कि इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो है अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल स्टेज के अनुसार करने के लिए ये हमें बताता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है और हम उसके साथ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, या बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में और हम उसको बोल रहे हैं कि आप हर चीज छू के ही पढ़ो, नहीं, संभव ही नहीं है, उस उम्र के बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा इस काम में। इसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है प्याजे ने, वही है ही एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो भी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, जो इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा फोकस करता है। वो क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो डिस्कवरी लर्निंग की बात की जाती है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है इसमें, और प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाती है। एक और चीज इसमें जो प्याजे ने कही है वो है रेडीनेस, ठीक है, एक लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक है वो अलग है, लेकिन इसमें इसने क्या कहा है कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए, यानी जिस स्टेज की एक्टिविटी बच्चे के साथ की जा रही है उसी स्टेज तक वो बच्चा पहुंचा भी होना चाहिए, उसकी एज उतनी होनी चाहिए और कॉग्निटिव लेवल उसका उतना होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इसमें हमें कैटर करने के लिए कहते हैं कि हर बच्चे के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और उसको हमें एज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो बच्चे को देना है, टेलर और टारगेटेड जो एक ट्रीटमेंट है वो हमें बच्चे को देना है। इसका कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो भी हुआ है कि इसमें अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है बच्चों की एबिलिटीज को, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी कई बार बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है उसको आपने बहुत अच्छा माहौल दिया है या वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि वो जो बाद की स्टेजेस की कैपेबिलिटीज है उनको पहले ही गेन कर ले। तो वहीं कुछ एडल्ट भी ऐसे होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन रहते गोबर गणेश हैं, बोला जाता है ना आमतौर पर ऐसा, तो वो गोबर गणेश जो टर्म है वो इसी इसी पर्टिकुलर उसको जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है कि वो एस्टिमेट कर दिया है कि भाई कोई बच्चा अडल्ट हो जाएगा तो उसको सब कुछ ही आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसके साथ जो स्टेजेस हैं वो ओवरलैप भी करती हैं, कई बार एक स्टेज की डेवलपमेंट के जो लक्षण है वो हमें दूसरी स्टेज में दिखने को मिलते हैं और कई बार जो आगे की स्टेज है वो पहले ही उसके जो लक्षण है वो डेवलप बच्चे में हो जाते हैं। फिर इसमें लैक ऑफ फोकस, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मल ऑपरेशंस को जो है वो दर्शाते हैं और जल्दी दिखा देते हैं, और बाद में जो कुछ ऐसे हैं जिनमें ये कभी देखने को नहीं मिलता, कभी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा
पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म है। इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इसमें इग्नोर किया गया है। मैंने पहले भी कहा, यदि कोई बच्चा है जिसे किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए जैसे रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाए, कोई बच्चा जो बचपन से ही खुद ही अपने घर आ रहा है, खुद ही अपने घर जा रहा है, उस बच्चे को नहीं फर्क पड़ता स्टेजेस का। वो बच्चा बचपन से ही, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि जो बच्चा सड़कों पर पलता है या जो बच्चा वक्त के हालातों के थपेड़ों को झेल करके आगे बढ़ता है, उसको कोई थ्योरी मायने नहीं रखती है। वो बच्चा, क्योंकि उसने तो ट्रेनिंग ली है ना, उसका तो ट्रेनिंग नेचर नहीं हुई, जिसकी माँ ही प्रकृति है, उसे भला सीखने से कौन रोक सकता है। तो ये एक इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, एक्सेप्शन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, क्योंकि पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं प्याजे जिन्होंने इस पर काम किया था, उसके बाद तो काफी आगे काम बढ़ा और आगे ये बढ़ा। तो उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड की देखें तो ये आप देख सकते हैं, रिलेट आप इनको कर सकते हैं। मैंने सारी वन बाय वन डिटेल में डिस्क्राइब कर दी हैं। चाइल्डहुड को जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 7 से 12 की होती है और ये फीचर्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं एडोलेसेंस की भी अगर हम बात करें तो ये फीचर्स हमें उसको देखने को मिलते हैं और इसको जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये एक ब्रिज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में। तो इसलिए ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्की बिहेवियर हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेटाकॉग्निशन इसमें आ जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक कोट यहाँ पर है डेविड एल्काइंड का, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। अब जल्दी से, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा और उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको लंबी लग रही है, यू कैन पॉज इट हियर, यू कैन लीव द वीडियो एंड जब आप लगे आप फ्री हो, आप दोबारा से आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, जेरम ब्रूनर का जो थ्योरी है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इनको एक साथ पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, अभी तो हो सकता है आप पॉज करके पढ़ें या बाद में देखें, बट रिवीजन के टाइम आपको ये काफी मदद होगी इसकी और इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको जो कंबाइन करके इसकी एक वीडियो बनाई है। तो इसमें जो जेरम ब्रूनर ने क्या कंसेप्ट दिया है, इन्होंने एम्फेसाइज किया है इंस्ट्रक्शन एंड कल्चर को। और इनका जो मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ये मानते हैं 0 से 1 वर्ष का बच्चा एनएक्टिव स्टेज में होता है, यानी वो एक्टिविटी से सीखता है। एक्टिव एक्टिविटी से सीखेगा, एक्शन से सीखेगा, वही सेंसरी मोटर स्टेज वाली बात हो गई। 1 से 6 साल का बच्चा इमेजेस से सीखेगा, ठीक है, वही बात आ गई ना। आप देखिए वहां तक प्री अपना कौन सा था वो, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में जो है वो हमने देखा था कि उसमें लॉजिक नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इमेजेस से सीखेगा, ठीक है। और 6 साल, क्योंकि ये स्टेज जो है वो 6 साल तक आगे चलती है, तो जो वहां पर आपका दूसरी स्टेज थी सेंसरी मोटर के बाद आपकी प्री ऑपरेशनल और उसके बाद जो कंक्रीट ऑपरेशनल थी, यानी वो कंक्रीट चीजों से सीखेगा। अगर उसको आप ऐसे कैट बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पिक्चर दिखानी पड़ेगी। तो ब्रूनर ने वही चीज अपने तरीके से बयां की है। इसमें पहले स्टेज को उन्होंने इनेक्टिव बोल दिया, दूसरी को आइकॉनिक, यानी आइकन होना चाहिए। जैसे फोन में कई बार हमें कोई ऐप मिलता नहीं है, मान लीजिए हम कोई माइक्रोसॉफ्ट का MS का जो वर्जन है मोबाइल के लिए ढूंढ रहे हैं और हम कोई और का और ही डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो ढेर सारे ऐप्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं यार उस ऐप का ना आइकन की फोटो भेजना जरा, कैसा दिखता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बड़े होकर के भी हमें देखना पड़ता है। तो आइकन मीन्स किसी चीज की मैम की पिक्टोरियल इमेज, ठीक है। तो उससे बच्चा सीखता है 1 से 6 साल में। और सिंबॉलिक यानी सिंबल से कब सीखता है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 7+ एज में वो लैंग्वेज और सिंबल से सीखता है। इनका जो एक देन है जिसको हम कह सकते हैं वो स्पाइरल करिकुलम की कंटेंट टू बी टॉट एट एनी एज इन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट फॉर्म। ये नहीं कि बच्चे की अभी जो एज है वो कम है और उसको हम जो हार्ड कंसेप्ट हैं या जो डीपर कंसेप्ट हैं वो छोटी उम्र में दे दें। और स्कैफोल्डिंग की इन्होंने जो टर्म यूज की है, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि स्कैफोल्डिंग तो वाइगोत्स्की की टर्म है, ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो वाइगोत्स्की ने इसको इन्वेंट किया है, शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो ब्रूनर को जाता है। तो यदि कभी आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा जाए स्कैफोल्डिंग इज रिलेटेड टू वाइगोत्स्की का नाम ही ना हो और उसमें ब्रूनर कहीं आपको दिख जाए, तो आपने ब्रूनर पे टिक करना है। और अगर ब्रूनर और वाइगोत्स्की इकट्ठे हैं, कई बार होता है ना कि एक पे ब्रूनर है, दूसरे पे वाइगोत्स्की है, तीसरे पे कोई और है, चौथे पे कोई और है, फिर नीचे दिया गया है कि ये ए और बी या बी और सी या डी और सी, तो आपने ब्रूनर और वाइगोत्स्की को इकट्ठे रखना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि जो ये स्कैफोल्डिंग है जो कि टीचर प्रोवाइड करता है पीयर्स को हेल्प करने के लिए, लर्नर्स को अचीव करने में टास्क, तो वो कहीं ना कहीं ब्रूनर ने उसको जो वो आगे बढ़ाने का काम किया है। वो उन्होंने कहा है कि वी टीच अ सब्जेक्ट नॉट टू प्रोड्यूस लिटिल लिविंग लाइब्रेरीज बट टू हेल्प अ स्टूडेंट थिंक। हमें छोटी लाइब्रेरीज तैयार नहीं करनी है, ठीक है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को थिंक करने पे मजबूर करना है। तो ये है जेरोम ब्रूनर का विचार। अब ब्रूनर का ये जो मॉडल है इसको आप
ब्रीफ में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ब्रूनर की सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी स्पाइरल करिकुलम मैंने फिर से बता दिया, और उनकी जो 3 स्टेजेस हैं। स्पाइरल करिकुलम में क्या है कि न्यू कंटेंट सबसे पहले देना है, फिर उसका रिवीजन करते 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 मास्टरी तक जाना है। जिस करिकुलम को फॉर्म से हम लोग पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ, आप पढ़े होंगे, उसे स्पाइरल करिकुलम ही बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास में भी आपको हमारे देश भारत पर कोई ना कोई पॉइंट आएगी, उसके बाद सेकंड में भी कोई ना कोई पॉइंट, फिर उसके बाद विविधता की बात होगी, खान पान भोजन की बात होगी, और बढ़ते 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 हम इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पीएचडी भी हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में कभी पढ़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, स्पाइरल करिकुलम है। मास्टरी लास्ट में, न्यू कंटेंट शुरू में, और बीच में सारा रिवीजन का कंटेंट जो है वो रहता है। अब इसमें क्या है कि टीचिंग शुड मैच डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है, इस जो कि पियाजे ने भी कहा है, इसको ये आगे एंडोर्स करते हैं। और एनकरेज एक्टिव डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की ये बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की ये बात करते हैं, और प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की ये बात जो है वो करते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात ये करते हैं। अब इसके बाद पियाजे वर्सेस ब्रूनर का एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एस्पेक्ट्स एक तरफ है, जीन पियाजे और ब्रूनर का उस पर क्या मानना है। जैसे नेचर ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, स्टेजेस बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं स्टेज बेस्ड है, डिसकंटिन्यूस है। ब्रूनर ने कोई स्टेज नहीं दी है, उन्होंने बोला है कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उसके स्टेप्स दिए हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंस की बात करें तो बायोलॉजी को और मैचुरेशन को, इनेटिस्ट है ना वो, है ना, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट है, इसीलिए वो इसी को फोकस करते हैं। और ये लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को फोकस करते हैं, कौन, ब्रूनर। इसमें रोल ऑफ टीचर फेलिसिटेटर का, इसमें एक्टिव गाइड और स्कैफोल्ड का है। ठीक है, इसमें लर्निंग की अप्रोच कैसी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इसमें कैसी है, स्पाइरल करिकुलम और मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिंक्ड टू डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, और इसमें एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक मोड्स हैं। इसमें जैसा है ना, डेवलपमेंटल स्टेज जैसी होगी सेंसरी मोटर में उस तरह से, प्री ऑपरेशनल में उस तरीके से, कंक्रीट ऑपरेशनल में उस तरीके से, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन से उस तरीके से। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये रिजिड है, स्टेजेस बेस्ड है, अंडर एस्टिमेट करता है एबिलिटीज को, किसकी, दोनों की, बच्चों की भी और अडल्ट की भी। और यहाँ पर क्या है, लेस स्ट्रक्चरल क्लियरिटी, बहुत ज्यादा क्लियरिटी हमें नहीं होती है। ठीक है, स्टेजेस भी इन्होंने बहुत, जो एज भी दी है वो बहुत एक वाइड सा टर्म ले लिया, बहुत पियाजे की तरह स्पेसिफिक नहीं है। तो इसका ये एक क्रिटिसिज्म हो जाता है, मतलब एक की जो खासियत है वो दूसरे का क्रिटिसिज्म, और दूसरे का जो फीचर है वो पहले का खासियत बन जाती है। और ये आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने पियाजे की स्टेजेस दे दी हैं, दूसरी तरफ ब्रूनर की दे दी हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट, और इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फिर से अगर हम देखें तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, एजेस की नीचे दी गई हैं, आप इनको रिलेट कर सकते हैं। विद दिस आज का जो होम टेकिंग मैसेज है वो है, फेलियर इज नॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। तो फेलियर जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि अगर आप कभी जिंदगी में फेल भी होते हैं तो इट मीन्स कि आप और ज्यादा बुद्धिमत्ता से दोबारा से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, एक नई लाइफस्टाइल की या नई एक जर्नी की। तो ये एक उनका थॉट है जो कि मुझे लगता है कि आज की हमारी थ्योरी से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। थैंक यू सो मच।